Hello students, in this video we'll discuss chapter number 11, Rise of Indian Nationalism. So student, what do you mean by nationalism? Nationalism is a sense of oneness. Nationalism वो सेंस है हमारे अंदर कि हम सब एक हैं, हमारी जो जोग्राफिकल टेरिटरी वो एक है, हम एक कॉमन कल्चर शेयर करते हैं, हमारी हिस्ट्री सेम है। जब ये सारी चीज़ें हम लोगों की सेम होगी कि हम एक ही टेरिटोरियल एरिया में रह रहे होंगे, हमारे जो कल्चर होगा वो कॉमन होगा, हमारी हिस्ट्री सेम होगी, ठीक है। हम सबकी सिमिलर एस्पिरेशन होगी कि हम सब फॉरेन डोमिनेशन से इंडिपेंडेंट हो जाएं। इसी को क्या कहते हैं? नेशनलिज्म, ठीक है। तो नेशनलिज्म वो फीलिंग है जो हमको एक साथ बांध के रखती है कि भाई देखो, हमारी जोग्राफिकल टेरिटरी एक है, हमारा कल्चर एक है, हमारी हिस्ट्री भी एक है, और हमारी एस्पिरेशन, हमारी इच्छा भी एक है कि हमें इंडिपेंडेंट होना है, और वो भी किससे होना है? फॉरेन डोमिनेशन से, ठीक है। चलो, जो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल था उसने इंडिया में यूनिफॉर्म लॉज लेके आया, यूनिफाइड एडमिनिस्ट्रेशन लेके आया, ठीक है। तो यहाँ तो हमें बोलना चाहिए कि हमें कॉमन बॉन्ड में बांधने का काम किसने किया? ब्रिटिशर्स ने, क्योंकि वो हमारे लिए यूनिफॉर्म लॉज लाए, यूनिफॉर्म यूनिफाइड एडमिनिस्ट्रेशन लाए, ठीक है। इन्होंने रेलवेज एक्सपांड की, टेलीग्राफ लाइंस बिछाई, नए रोड बनाए, कैनाल्स बनाई, जिससे क्या हुआ बच्चा? इंडिया के किसी भी पार्ट में रहने वाले व्यक्ति से हमारा कम्युनिकेशन थोड़ा इजी हो गया। क्या बात समझ में आ रही है? देखो, एक बात और समझना, जब तक ब्रिटिश रूल नहीं था इंडिया में, मलयाली, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, उड़िया, हिंदी, इन सब लोगों को एक साथ बिठा दिया जाए तो ये आपस में बात नहीं कर पाए थे, ठीक है। पर अब क्या हुआ कि एक कॉमन लैंग्वेज हो गई जिसका नाम था इंग्लिश, जो इंडिया में सब जगह चलने लगी। क्यों चलने लगी? क्योंकि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन उसको प्रमोट कर रहा था, ठीक है। इंग्लिश मीडियम स्कूल्स ज़्यादा ओपन हो रहे थे, ठीक है। तो अब इंग्लिश एक कॉमन बॉन्ड बन गया कि नाउ द पीपल ऑफ मध्य प्रदेश कैन कम्युनिकेट विथ केरल, केरला पीपल कैन कम्युनिकेट द पीपल ऑफ यूपी। तो एक कॉमन बॉन्ड क्रिएट कर दिया ब्रिटिश कॉलोनियल रूल ने थ्रू द नेटवर्क ऑफ रेलवेज, टेलीग्राफ लाइन्स एंड एक्सेट्रा। अब इंडियंस जो वेस्टर्न एजुकेशन रिसीव कर रहे थे वो एक दूसरे से इंग्लिश में बात कर सकते थे, जैसे मैंने बोला, ठीक है। अब उन लोगों को कीन इंटरेस्ट आने लगा अपने पास्ट में, ठीक है। और ये जो फीलिंग थी इसको स्प्रेड करने का काम कहीं ना कहीं कौन भी कर रही थी? प्रेस, ठीक है। कि भाई हमारा जो पास्ट था बहुत ही ग्लोरियस पास्ट था, हम सबको यूनाइटेड रहना चाहिए और अपने कल्चर पे प्राइड करना चाहिए, ठीक है। चलो, दे टुक अ कीन इंटरेस्ट इन इंडियाज पास्ट। वो लोग इंडिया के पास्ट में इंटरेस्ट ले रहे हैं, प्रेस का यूज़ कर रहे हैं और फीलिंग स्प्रेड कर रहे हैं कि भाई आप यूनाइटेड रहो और अपने कल्चर पे प्राइड करो, है ना, प्राउड करो। और वो ब्रिटिश इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट में भी क्रिटिकल है। हु इज गेटिंग इंग्लिश एजुकेशन, वेस्टर्न एजुकेशन, दे आर नोइंग व्हाट इज रीजनेबल, है ना। एक्सप्लॉयटेशन क्या है, इंडिपेंडेंस क्या है, फ्रेटर्निटी क्या है, लिबर्टी क्या है, अब थ्रू वेस्टर्न एजुकेशन उन्हें सब पता चल गया है। नाउ दे आर नोइंग एवरीथिंग, दैट इज वाई दे आर फीलिंग मोर एक्सप्लॉयटेटिव। अब उन्हें ज़्यादा एक्सप्लॉयटेटिव फील हो रहा है, उन्हें लग रहा है हमारी यूनिटी को तोड़ा जा रहा है, हमारे कल्चर को ख़त्म किया जा रहा है। तो अब वो ब्रिटिश इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, ब्रिटिश रिप्रेशन, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, इस सब के खिलाफ खड़े हो गए, ठीक है। ऑल दिस लेड टू राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। और इस वजह से इंडिया में किसका राइज होगा बच्चा, किसका उदय होगा? राष्ट्रीय भावना का, है ना, राष्ट्रीयता का, नेशनलिज्म का, राष्ट्रभाव का। अब स्टूडेंट्स, हम लोगों ने एट्थ में पूरा मॉडर्न इंडिया पढ़ा है, तो हम शुरू से देखते आ रहे हैं क्या पीजेंट्स, क्या किंग, क्या क्वीन, क्या ट्राइबल कम्युनिटी, एवरीबडी वाज फेड अप विद द ब्रिटिशर्स। सब लोग परेशान हो गए हैं ब्रिटिशर्स से, ठीक है। और इस वजह से हमने बहुत सारे रिवोल्ट भी किए अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, ठीक है। लैंडेड चीज, पीजेंट्स, ट्राइबल कम्युनिटी सब अपने अपने लेवल पे ब्रिटिशर्स से परेशान है और कुछ ना कुछ कर रहे हैं। पर जैसे ही सेकेंड हाफ आया 19th सेंचुरी का, अब जो एजुकेटेड इंडियंस हैं वो भी बहुत ज़्यादा डिससैटिस्फाइड हैं किससे? ब्रिटिश पॉलिसी से, ब्रिटिश एटीट्यूड से। चलो, तो पहले हम पढ़ते हैं लॉर्ड लिटियंस पॉलिसीज़। क्या थी लॉर्ड लिटियन की पॉलिसीज़? कुछ पॉलिसीज़ जो लॉर्ड लिटियन के टेन्योर में आई एज अ वाइसरॉय। कब से कब तक वाइसरॉय रहे वो? 1876 से 1884 ईयर, 1876 से 1885 ईयर, 76, 77, 78, 79, 80, 5 ईयर, नॉट 4 ईयर। 76 से 80s तक जब लॉर्ड लिटियन का टेन्योर था, तो कैसी पॉलिसीज़ थी जिन्होंने ज़्यादा हमें
उकसाया कि चलो उठो और रिवोल्ट करो। पहला, वो बहुत ही अनपॉपुलर पॉलिसीज लेके आया, ठीक है, वर पर्टिकुलरली अनपॉपुलर विद द एजुकेटेड इंडियंस। और ऐसी अनपॉपुलर पॉलिसीज लेके आए जो सबसे ज्यादा किसके बीच में अनपॉपुलर थी? एजुकेटेड इंडियंस के बीच में, ठीक है। एजुकेटेड इंडियंस फ्रीडम, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी सब पढ़ चुका था, है ना, वेस्टर्न एजुकेशन में। अब जो लॉर्ड लिटिन पॉलिसी लाए वो तो वैसे ही अनपॉपुलर है, और किसके बीच में ज्यादा ही अनपॉपुलर है? एजुकेटेड इंडियंस के बीच में। लिटियंस ने ट्रेड इंक्रीज कर दिए, उनके यूजलेस मिलिट्री एक्सपेंसेस, क्यों तुम लड़ रहे हैं हमें नहीं पता, हमारे इंडिया के लिए तो नहीं लड़ रहे, इंडिया का एरिया तो आप एक्सपांड नहीं कर रहे थे, फालतू में लड़े जा रहे हैं। अब लड़ रहे हो तो तुम्हारे मिलिट्री एक्सपेंसेस हो रहे हैं, उसके लिए तुम हमारा टैक्स बढ़ा रहे हो, इंडियंस के ऊपर टैक्स बढ़ा रहे हो। फिर 1877 में जो मैक्सिमम एज थी आईसीएस एग्जाम में अपेयर करने की, वो 21 से उसने 19 कर दी, 2 साल और कम कर दिए, ठीक है। मतलब अब कोई भी इंडियन आईसीएस तो क्लियर, इंपीरियल सिविल सर्विसेज तो क्लियर नहीं कर पाएगा, ठीक है। पहले भी टफ था, पर पहले 21 ईयर एज थी, 2 साल तो लोग वे कर सकते थे कुछ ना कुछ, तो 2 साल और कम कर दिए। चल, तो ये दूसरी बात। पहला, टैक्स इंक्रीज किए फॉर अचीविंग यूजलेस मिलिट्री एक्सपेंसेस। देन लेसन द एज ऑफ आईसीएस एग्जामिनेशन फ्रॉम 21 to 19। एंड द थर्ड वन इज 1878 में आर्म्स एक्ट पास कर दिया, और इंडियंस को कहा कि भाई अब आपके पास कोई राइट नहीं, आप आर्म्स नहीं रख सकते, अगर आप आर्म्स रखते पाए गए तो जेल भी हो सकती है, आपको पनिशमेंट हम दे सकते हैं, ठीक है। तो 1878 में आर्म्स एक्ट पास कर दिया। तो लॉर्ड लिटियंस चुन चुन के वो काम कर रहे हैं जिससे हम ज़्यादा यूनाइटेड हो जाएं, हमारे अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग जनरेट हो, हमें ज़्यादा एक्सप्लॉयटेटिव फील हो, ठीक है। इसी सेम ईयर में वो लाए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। इसी ईयर में वो क्या लेके आके? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में क्या था बेटा कि किसी भी इंडियन न्यूज़पेपर को परमिशन नहीं थी कि वो ब्रिटिश पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करें, ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करें, ठीक है। कुछ भी आप वैसा नहीं लिखेंगे न्यूज़पेपर में जो ब्रिटिशर्स को पसंद नहीं था। वो किसके अंदर बोला उसने? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। और अगर आप इस एक्ट को नहीं मानेंगे तो आपकी पूरी प्रेस को सीज कर लेगी ब्रिटिश, है ना, आपके न्यूज़पेपर को बंद कर देगी, आपकी प्रॉपर्टी को सीज कर लेगी। ये प्रोविजंस थे किसमें? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में। ही ऑल्सो रेज द ड्यूटीज ऑन इंडियन कॉटन गुड्स। इंडियन कॉटन गुड्स पे उसने ड्यूटीज बढ़ा दी, देयर बाय स्टिफलिंग द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। और इस तरीके से उसने इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को लगभग खत्म करने की कोशिश की। यहाँ पर ये वर्ड लिखा है स्टाइफलिंग। स्टाइफलिंग का मीनिंग होता है दम घुटना, ठीक है। तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का पूरा दम घोट के रख दिया किसने? भाई लिटियंस ने। अब हम अर्ली पॉलिटिकल एसोसिएशन पढ़ेंगे। 1850 में जो एजुकेटेड इंडियंस थे उन्होंने स्टार्ट किया बच्चा पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाना, जिससे वो अपनी आवाज़ को, अपने डिसकंटेंट को, अपनी डिसकंटेंट मतलब किसी चीज़ से परेशान होना, दुखी होना, कंटेंट मतलब संतुष्ट, असंतोष, अपने असंतोष को, अपनी आवाज़ को आगे की तरफ ला सकें और ज़्यादा पार्टिसिपेशन दे सकें इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है। इसलिए उन्होंने क्या बनाना चालू कर दिया? एसोसिएशन बनाना चालू कर दिया। 1860 में जो दादा भाई नेहरू थे उन्होंने स्टार्ट किया ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इन इंग्लैंड। दादा भाई नेहरू जी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इंग्लैंड में बनाया टू क्रिएट पब्लिक ओपिनियन इन फेवर ऑफ इंडिया। देखो दादा भाई नेहरू जी का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है कि इन्होंने इंग्लैंड में रहकर 1860 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनाया सो दैट ही कैन क्रिएट अ पब्लिक ओपिनियन इन फेवर ऑफ इंडियंस के फेवर में वो क्या क्रिएट कर पाए? पब्लिक ओपिनियन बना पाए। कहाँ पर? इंग्लैंड में। बहुत इंपॉर्टेंट था। फिर उन्होंने एक बुक भी लिखी जिसका नाम है द बुक नेम्ड पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। दादा भाई नेहरू जी की बुक का नाम है, ये 1 मार्क का क्वेश्चन भी बन सकता है, विच बुक इज रिटन बाय दादा भाई नेहरू जी, और पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल रिटन बाय हुम? तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया रिटन बाय दादा भाई नेहरू जी, ठीक हुई बात, जिसमें उन्होंने क्रिटिसाइज किया है सिविल लिबर्टीज को, ठीक है, कि किस तरीके से सप्रेशन किया है सिविल लिबर्टीज का इंडिया में। मतलब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो एक नागरिक को जो छूट मिलनी चाहिए उसको पूरी तरह खत्म कर दिया है। तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में दादा भाई नेहरू जी लिखते हैं कि इंडिया में सिविल लिबर्टीज को पूरी तरह सप्रेस करके रख दिया है। ब्रिटिशर्स इंडिया का इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं जो बिल्कुल गलत है, ठीक है। ये ओपनली लिखा उन्होंने, बुक में लिख दिया। फिर बना पूना सार्वजनिक सभा।
सार्वजनिक का मतलब होता है फॉर पब्लिक बेनिफिट एंड ओपन फॉर ऑल। ये कब एस्टेब्लिश हुई? 1870 में करने वाले थे एमजी रनाडे, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले, एमजी रनाडे ने 1817 में पूना सार्वजनिक सभा एस्टेब्लिश की। सार्वजनिक का मतलब फॉर पब्लिक बेनिफिट एंड ओपन फॉर ऑल। So dear students, before going ahead, now there is a time that image based question, picture based question is also there in your examination. That is why it's quite important to know this person. He is Dadabhai Naoroji, who has written a book. Which book? Poverty and un-British rule in India. ठीक है, दादाभाई नेहरूजी, fondly called grand old man of India, who elected to the British Parliament. वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी इलेक्ट हो चुके हैं। कौन है बताइए? दादाभाई नेहरूजी। अच्छा, एमजी रनाडे और गोपाल कृष्ण गोखले के साथ दूसरे लोग भी थे। ठीक है, फिर 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और दूसरे लोगों ने मिलकर इंडियन एसोसिएशन बनाई कलकत्ता में। ठीक है, इंडियन एसोसिएशन कलकत्ता में भी बन गई है, पूना में भी सार्वजनिक सभा बन गई है। मतलब ग्रेजुअली अब इंडियंस अपने अपने छोटे यूनियंस बना रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, तो ये कंट्रोवर्सी भी बड़ी महान थी। अब है लॉर्ड रिपन। अब कौन आगे बच्चा? लॉर्ड रिपन, हु सक्सीडेड लॉर्ड लिटियन। तो लॉर्ड लिटियन क्या करके गए थे? आर्म्स एक्ट लाके गए थे और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाए थे। अब जो थोड़ा बहुत गलती छूट गई थी वो पूरी करेंगे कौन? लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन जब इंडिया में आए तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया इल्बर्ट बिल। ठीक है, ये बिल परमिट करता था कि भाई आप इंडियन जजेस, देखो वहाँ से जजेस लाने थे, यहाँ पर केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे थे, तो यूरोपियन जजेस की थी कमी। तो लॉर्ड रिपन ने सोचा कि चलो ठीक है, अब हम इंडियन जजेस को भी बोलते हैं कि चलो आप यूरोपियंस का ट्रायल ले सकते हो डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट में। ठीक है, जितने भी यूरोपियंस तो इतना भड़क गए इस बात से कि भाई ये बिल तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। ठीक है, ये तो कैसे, इतना इंडियन कोई इंटेलिजेंट होशियार हो ही नहीं सकता कि हमारा ट्रायल ले ले। हमारा ट्रायल अगर होगा तो कोई यूरोपियन जज ही लेगा, ये इंडियन जजेस वगैरह तो नहीं ले सकते। मतलब अब यूरोपियंस स्ट्रांगली अपोज्ड द बिल। यूरोपियंस ने बिल को अपोज किया और क्लियरली अपने रेशियल एरोगेंस को दिखाया। ठीक है, इतना प्रोटेस्ट करने लगे यूरोपियन की फाइनली इस बिल को वापस लेना पड़ा। ठीक है, इस बिल को वापस लिया और इसकी जगह पे एक माइल्डर वर्जन लाए जिसमें यूरोपियंस वर टू बी ट्राइड बाय ज्यूरी कंसिस्टिंग ऑफ इंडियंस एंड यूरोपियन जज। फिर ऐसा हुआ कि चलो ठीक है, ये लोग नहीं मान रहे हैं इंडियन जज, इनको वो करें, ट्रायल लें इनका, तो ठीक है एक ज्यूरी बना दी जाए। उस ज्यूरी में इंडियन जजेस भी होंगे और यूरोपियन जजेस भी होंगे। तो ये माइल्डियर वर्जन लेके आए। अब इंडियंस को एक स्ट्रॉन्ग नीड फील करने लगे कि भाई अब हमें एक ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन बनानी पड़ेगी जो हमारे मतलब को, हमारी बातों को, हमारे वॉइस को रेस कर सके। ठीक है, इतना सब कुछ हो गया भाई, आर्म्स एक्ट आ गया, एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी हो गई है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आ गया है, कोई हमारी तरफ ध्यान देने को तैयार नहीं, डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस कंटिन्यू है जो कि बहुत गलत है। चलो अब आएगी इंडियन नेशनल कांग्रेस। What? Birth of Indian National Congress. एलान ऑक्टावियन ह्यूम एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे। उन्होंने इनवाइट किया एजुकेटेड इंडियंस को कि चलो भाई आओ और हम एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जो इंडियन पीपल को रिप्रेजेंट करेगी, और इस तरीके से बन गई हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस। कांग्रेस हैड इट्स फर्स्ट सेशन एट बॉम्बे, और कांग्रेस का पहला सेशन कहाँ पर हुआ? बॉम्बे में। किस डेट में हुआ? 28 दिसंबर 1885। So students, Elan Octavian Hume invited all the educated Indians, please come, we'll make a all India organization which represent the voice of Indian people. बन गई। पहला सेशन बॉम्बे में हुआ। किस डेट को हुआ? 28 दिसंबर 1885 में। इस सेशन को प्रेसाइड कर रहे थे, प्रेसाइड करना मतलब चेयर करना, इस सेशन को चेयर कर रहे थे बोमेश चंद्र बनर्जिया, और इसको अटेंड किया था 72 डेलीगेट्स ने। तो फर्स्ट सेशन कहाँ पर हुआ था बच्चा? बॉम्बे में। ठीक है, चेयर करने वाले कौन थे? प्रिसाइड करने वाले थे बोमेश चंद्र बनर्जी। कितने डेलीगेट्स ने अटेंड किया था? 72 ने। डेट क्या थी? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, 28 दिसंबर 1885। ठीक है, याद रखना। अब हम पढ़ेंगे कांग्रेस।
ठीक है। तो कांग्रेस ने लीड किया इंडियन फ्रीडम मूवमेंट को, है ना, नेशनल मूवमेंट को, इंडियन फ्रीडम मूवमेंट को लेड करने वाली कौन थी? कांग्रेस। 1885 से 1947 तक कांग्रेस के रोल को हम कम नहीं आंक सकते, बहुत कुछ किया कांग्रेस ने बच्चा। अब कांग्रेस को आप 4 मेन फेसेस में डिवाइड कर सकते हैं। कांग्रेस को आप 4 मेन फेस में डिवाइड कर सकते हैं। पहला फेज है मॉडरेट फेज, जो 1885 से 1905 तक चलेगा। 1885 से 1905 मतलब शुरुआत के 20 ईयर कांग्रेस कैसी रहेगी? मॉडरेट। फिर 1905 से 1918 तक कांग्रेस का एक्सट्रीम फेज हम देखेंगे। फिर 1990 से 1939 तक हम गांधीयन फेज देखेंगे, और फिर फाइनल फेज देखेंगे 1939 से 47। कांग्रेस की एंटायर जर्नी को आप 4 फेजेस में डिवाइड कर रहे हैं। पहला है मॉडरेट फेज, जो 1885 से 1905 तक चलेगा। फिर एक्सट्रीमिस्ट फेज आएगा, जो 1905 से 1918 चलेगा। फिर गांधीयन फेज आएगा, जो 1990 से 39 तक चलेगा। और एक फाइनल फेज होगा, जो 1939 से 45 तक चलेगा। We'll study about the moderate and extremist phase. चलो पहले मॉडरेट को पढ़ेंगे हम। अब हम पढ़ेंगे कांग्रेस के शुरुआती 20 सालों को, जो थे 1885 से 1905 तक। ठीक है, इसे हम मॉडरेट फेज बोलते हैं। यहाँ पर जो लीडर थे वो थे दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जिया, फिरोज शाह मेहता, जी सुब्रमण्यम अय्यर, एम जी रनाडे, बदरुद्दीन तैयब जी के गोखले, रमेश चंद्र दत्त। फिर से मैं पढ़ूंगी नाम, फटाफट एक बार याद करना। दादा भाई नेहरू, सुरेंद्र नाथ बनर्जिया, फिरोज शाह मेहता, जी सुब्रमण्यम अय्यर, एम जी रनाडे, बदरुद्दीन तैयब जी के गोखले और रमेश चंद्र दत्त। ये डीपली इन्फ्लुएंस थे बच्चा वेस्टर्न एजुकेशन से। ये जो लीडर थे इनका फेथ था कि किसके ऊपर? ब्रिटिश रूल के ऊपर। ये बिल्कुल ऐसा नहीं सोचते थे कि सेल्फ गवर्नमेंट जैसे कोई चीज आए। दे डिड नॉट थिंक इन टर्म्स ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, पर ये सिर्फ इतना चाहते थे कि जो पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस है, लोगों में यूनिटी है, वो बढ़ जाए, पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस बढ़ जाए। दे रीच्ड आउट ऑफ द पीपल थ्रू पब्लिक स्पीचेस। और ये लोगों तक कैसे पहुंच रहे थे? पब्लिक स्पीचेस से, अपनी राइटिंग से, न्यूज़पेपर, जर्नल्स, इसके थ्रू। अब ये डिमांड्स क्या करते थे? वो डिमांड्स थे, कुछ जो मॉडरेट्स थे उनकी डिमांड्स थी कि इंडियंस को ज़्यादा इंक्लूड किया जाए। आईसीएस, इंपीरियल सिविल सर्विसेज की जो एग्ज़ाम है, गवर्नमेंट बॉडीज़ में इंडियंस ज़्यादा हों। इनका मानना ये भी था कि एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट को कम हो जाना चाहिए। जो यूरोपियन सिविल सर्वेंट है वो लार्ज अमाउंट में बहुत बड़ी बड़ी सैलरी रहते हैं इंडियन से, तो ये हमारी वेल्थ का ड्रेन हो रहा है, मतलब हमारे इंडिया का पैसा फालतू में इतना बर्बाद हो रहा है। तो कोशिश की जाए कि इन्हें ना बुला के वही काम किससे करवा लिया जाए? इंडियन से करवा लिया जाए, तो हमारी वेल्थ का ड्रेन भी नहीं होगा। ठीक है, चलो ये बात कौन बोल रहे हैं? हमारे मॉडरेट लीडर्स। चलो फिर यहां से एक बार पढ़ लेते हैं। कहाँ से? एज यूरोपियन सिविल सर्वेंट ड्रू लार्जर सैलरी देन इंडियंस। जो ब्रिटिशर्स थे उनकी सैलरी ज़्यादा थी इंडियन से। सो इट वुड ऑल्सो रिड्यूस द ड्रेन ऑफ वेल्थ कॉज्ड बाय यूरोपियन सिविल सर्वेंट। तो अगर आप इंडियंस को जॉब देंगे तो ये जो हमारी वेल्थ है जो यूरोप जा रही है, ये भी जाना बंद हो जाएगी। और इंडियंस को हेल्प करने के लिए वो लोग चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आए। मॉडरेट चाहते थे कि जो आईसीएस का एग्ज़ाम हो, पहले सिर्फ लंदन, इंग्लैंड में होता था, इंग्लैंड के लंदन में होता था। तो अब ये लोग चाहते थे, कौन चाहते थे बच्चा? मॉडरेट्स की भाई ये एग्ज़ाम अब सिर्फ इंग्लैंड में ना हो के कहाँ पर भी हो, इंडिया में हो। हर इंडियंस तो इंग्लैंड मतलब लंदन जाके एग्ज़ाम नहीं दे पाएगा ना। इट्स बेटर टू कंडक्ट द एग्जामिनेशन हियर इन इंडिया ऑल्सो। ये भी चाहते थे जो मैक्सिमम एज हो राइटिंग इस एग्जामिनेशन की को लिखने की, जो मैक्सिमम एज हो वो कितनी होनी चाहिए? ज़्यादा होनी चाहिए। अभी हमने देखा था 21 से 19 हो गई, तो ऐसा नहीं चाहते थे। मॉडरेट्स चाहते थे इस एज को थोड़ा सा और बढ़ा देना चाहिए। इंडियंस इकोनॉमिक कंडीशन में इम्प्रूवमेंट चाहते थे मॉडरेट्स। वो चाहते थे लैंड रेवेन्यू कम हो जाए, जो सरकार टैक्स कलेक्ट कर रही है इंडियन से वो थोड़ा सा कम हो जाए। ठीक है, एंड कुछ इस तरीके से काम किए जाएं बेटा कि जो हमारे कल्टीवेटर हैं, फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, उनको भी प्रोटेक्शन मिल पाए। वो चाहते थे कि मिलिट्री एक्सपेंडिचर में भी कमी हो। बहुत सारे एक्सपेंडिचर बच्चा हम लोग अननेसेसरी खर्च करते थे किसके ऊपर? मिलिट्री के ऊपर, वो कम हो जाए। इरिगेशन पे खर्चा बढ़ जाए, एजुकेशन पे बढ़ जाए, कुछ कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ होने लगे एंड ग्रेटर एक्सपेंडिचर ऑन इरिगेशन, एजुकेशन एंड कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़।
कुछ और डिमांड्स भी थी मॉडरेट्स की, वो थी कि सिविल लिबर्टीज पे जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं उन्हें रिमूव कर दिया जाए, भैया लोगों को परमिशन रहे, आर्म्स एक्ट विड्रॉ हो जाए, हम इंडियंस भी आर्म्स लेके चल सकें, सेपरेशन हो जाए एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का, जिससे कि ज़्यादा अच्छा होगा। देखो आज भी तो इंडिया में, इंग्लैंड में हर जगह सेपरेट है जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव, तो ऐसा ही उस टाइम के मॉडरेट लीडर चाहते थे। और वो चाहते थे कि जो इंडियन लेबर्स हैं, जो साउथ अफ्रीका में, साउथ ईस्ट एशिया में, मॉरिशस में, त्रिनिदाद में कहाँ भी काम करने गए हैं, उनकी कंडीशन में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आए। तो ये डिमांड थी किसकी भाई, हमारे मॉडरेट्स की। मेथड्स, अब जो मॉडरेट्स थे वो कैसी मेथड लेते थे बच्चा, वो सारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड अडॉप्ट करते थे, पेटिशंस लिखते थे, अपील करते थे। पेटिशन मतलब एक लेटर लिखा, सबने उसके ऊपर साइन कर दिए, तो वो एप्लीकेशंस पेटिशंस लिखते थे, अपील करते थे, ठीक है। मोस्ट ऑफ द अपील्स वर अनहीडेड, बहुत सारी अपील्स पे तो कोई ध्यान ही नहीं दिया जाता था, पर जो लीडर थे वो कोई स्टेप नहीं लेते थे भैया टू पुश देयर डिमांड्स की, नहीं जबरदस्ती अपनी डिमांड्स को थोपना है। Hence this leader came to be called moderates, और इसीलिए इन्हें क्या कहा, मॉडरेट। अपनी डिमांड रखते थे, पूरी हुई तो ठीक, नहीं हुई तो भी कोई इशू नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसीलिए इन्हें क्या कहा गया, मॉडरेट्स। चलो अब ब्रिटिश रिस्पॉन्स की अगर हम बात करें, तो जो ब्रिटिश थे उन्होंने पास किया इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में, ठीक है। ब्रिटिश का रिस्पांस क्या आया कांग्रेस के अगेंस्ट में, मॉडरेट लीडर के अगेंस्ट में, कि 1892 में ब्रिटिशर्स ने इंडियन काउंसिल एक्ट पास कर दिया, किसके प्रेशर में आके, कांग्रेस के प्रेशर में आके, और गवर्नमेंट बॉडीज में इंडियंस के नंबर को बढ़ाया, बट गेव द इंडियंस नो पावर, पर इंडियंस को कोई पावर नहीं दी, पार्टिसिपेशन बढ़ा दिया पर पावर नहीं दी। गवर्नमेंट बिकम वेरी हॉस्टाइल टुवर्ड्स द कांग्रेस, और धीरे धीरे करके उस ऑर्गेनाइजेशन को जिसको आज तक ब्रिटिशर सपोर्ट करते आए थे, अब उसको हॉस्टाइल बोलने लग गए, उसके टुवर्ड्स हॉस्टाइल हो गए हैं। क्यों? क्योंकि अब वो डिमांड्स रख रही है, उन्हें नहीं पता था कि कांग्रेस जिसको हम बना रहे हैं, हमारे एक रिटल सिविल सर्वेंट बना रहा है, वो ऐसी हो जाएगी, बाद में हमसे क्वेश्चन करेगी। तो पर गवर्नमेंट धीरे धीरे बहुत हॉस्टाइल हो गई टुवर्ड्स कांग्रेस। जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे वर ऑर्डर नॉट टू एसोसिएट विद द कांग्रेस, और गवर्नमेंट ऑफिशियल से कहा गया कि अब आप कांग्रेस के साथ बिल्कुल एसोसिएट नहीं होंगे, कांग्रेस बिल्कुल अलग है और हम बिल्कुल अलग है, ठीक कोई बात। अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मॉडरेट फेज। बच्चा अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करें कि मॉडरेट फेज की क्या इंपॉर्टेंस थी, तो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल एडवांटेज तो देखो मॉडरेट फेज को नहीं मिले, ठीक है ना। पर यह है कि इन लोगों ने फर्मली डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस को एस्टेब्लिश किया इंडिया में, ठीक है। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि हम कुछ भी नहीं किया, किया तो है। एक्सट्रीमिस्ट फेज की अगर हम बात करें, तो एक्सट्रीमिस्ट फेज कब से कब तक है स्टूडेंट्स, 1905 से 1918 तक, ठीक है। 1905 से 1918 तक 13 ईयर रहा हमारा एक्सट्रीमिस्ट फेज। जो एक्सट्रीमिस्ट फेज था उसमें बहुत सारे जो कांग्रेस लीडर्स थे वो गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज थी उससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते थे, बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लग गए थे, ठीक है। इन द एक्सट्रीमिस्ट फेज मेनी कांग्रेस लीडर्स वर एंगर्ड बाय गवर्नमेंट्स इंडिफरेंस टू इकोनॉमिक डिस्ट्रेस ऑफ द पीपल। लोग मर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उनके पास पैसा नहीं है, खाना नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं था गवर्नमेंट को, और यही सारी चीज़ें एक्सट्रीमिस्ट को बहुत गुस्सा करती थी। लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट था एवं एजुकेटेड इंडियंस के बीच में भी अनएम्प्लॉयमेंट था, तो अनएजुकेटेड के बीच में क्या रहा होगा जरा सोचो। तो मतलब यही पॉलिसी गुस्सा करने लग गई थी अब किसको, कांग्रेस लीडर्स को। कौन सी पॉलिसीज, कि भाई हमारे पास इकोनॉमिकली कुछ नहीं है, तुम हमारी कंट्री का इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हो, हमारे पास तो जॉब भी नहीं है, ऑल दो वी आर एजुकेटेड, हम एजुकेटेड है फिर भी हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो ये तो गलत है। अनफ्रिक्वेंट फ्रिक्वेंट फेमाइंस भी आ रही, फेमाइंस में कल अकाल पड़ रहा है, लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, वो मॉडरेट मेथड्स को बुरी तरीके से क्रिटिसाइज करने लगे, ठीक है, कि हम तो भीख मांग रहे हैं, ठीक है, उनके सामने, तो हमें भीख क्यों मांगना है उनसे, भाई हमारी कंट्री है, हम उनको उनसे क्यों भीख मांगे। बैगिंग की तरह थी अकॉर्डिंग टू एक्सट्रीमिस्ट। कांग्रेस का जो इनिशियल फेज था वो बैगर्स की तरह था, बैगिंग करते थे वो, और उन्होंने मेथड्स डेवलप की मास एगिटेशन की। बंकिम चंद्र चटर्जी ने पैट्रियोटिक सॉन्ग गाए वंदे मातरम, जिसने लोगों में नई स्पिरिट भर दी। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, अरविंदो घोष, ये थे नोटेड एक्सट्रीमिस्ट लीडर। तो अगर मैम पूछेगी कि मॉडरेट लीडर्स के नाम लिखो, तो आप क्या लिखोगे, दादा भाई नेहरू जी, सुरेंद्रनाथ दत्त, है ना, बनर्जी, सॉरी, सुब्रमण्यम अय्यर, ये लोग कौन थे, मॉडरेट लीडर्स। पर फिर मैम पूछेगी एक्सट्रीमिस्ट का नाम लिखो, तो एक्सट्रीमिस्ट में किसका नाम लिखोगे आप, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, अरविंदो घोष।
सुरेंद्रनाथ बैनर्जी था ना, बैनर्जी आता, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी आता था, भाई नेहरू जी सुब्रमण्यम अय्यर, दीज आर द नेम्स ऑफ मॉडरेट लीडर्स। एक्सट्रीमिस्ट में किसका नाम लिखोगे फिर से देखो, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, अरबिंदो घोष। तिलक का क्या रोल था बच्चा? तिलक ने ऑर्गेनाइज किया मास को, बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके ले आए रिलीजियस फेस्टिवल्स पे, जैसे गणपति फेस्टिवल हो गया, ठीक है, शिवाजी की मेमोरी में जितने भी सेलिब्रेशंस होते थे, कोई भी हिस्टोरिकल फिगर, ठीक है, उनके सेलिब्रेशन में जो भी कुछ होता था उसमें उन्होंने बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया। उन्होंने कैंपेनिंग की अगेंस्ट हैवी टैक्सेस, उन्होंने गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया कि जब प्लेग था, डिवास्टेटिंग प्लेग आया था पुणे में 1869, 1896 और 97 में। अब तिलक ने बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया और कैंपेनिंग कर रहे हैं किसके अगेंस्ट में? हैवी टैक्सेस। फिर वो सरकार की बुराई भी कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि आपका जो एटीट्यूड था बिल्कुल सही नहीं था। जब डिवास्टेटिंग प्लेग आया पुणे में 1896 और 1897 में, तब आपने हमारे लिए कुछ नहीं किया। पर ब्रिटिश गवर्नमेंट कहाँ चुप रहने वाली थी, इसके लिए उन्हें जेल में डाल दिया गया 1897 में। फॉर दिस ही वॉज ट्राइड, पहले उनका ट्रायल हुआ, फिर उन्हें जेल में डाल दिया गया 1897 में। तिलक असर्टेड स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे रूल करके, मैं इसे पाकर रहूंगा। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, पाकर ही रहूंगा। स्वराज का मतलब होता है सेल्फ रूल। बिकेम द न्यू गोल ऑफ एक्सट्रीमिस्ट। अब जो एक्सट्रीमिस्ट है वो काय के लिए सोच रहे हैं? सेल्फ रूल। नाउ पार्टीशन ऑफ बंगाल। अब देखो, शुरुआत जब हमने चैप्टर की थी तो हमने किसको पढ़ा? लॉर्ड लिटियंस। थोड़ा आ गया है, हमने पढ़ा लॉर्ड रिपन। अब हम पढ़ेंगे वाइस रॉय लॉर्ड कर्जन को, जो ऐसी ऐसी पॉलिसीज बनाएंगे जो इंडियंस के इंटरेस्ट में तो होगी ही नहीं, और साथ में वो गुस्सा कर देगी किसको? एक्सट्रीमिस्ट को, ठीक है। बहुत सारी पॉलिसीज वाइस रॉय लॉर्ड कर्जन ने ऐसी बनाई जो इंडियन के इंटरेस्ट के बाहर थी, इंडियन के इंटरेस्ट में नहीं थी, और किसको भी एंगर कर रही थी, किसको भी गुस्सा कर रही थी? एक्सट्रीमिस्ट को। बंगाल एक इंपॉर्टेंट सेंटर था नेशनल मूवमेंट का, ठीक है, और एक सब लार्ज प्रेसिडेंसी थी जिसमें बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, असम और 500 उड़ीसा आते थे। कितना बड़ा था भाई बंगाल, छोटा नहीं था दादा। पूरा बांग्लादेश, आज की जो एक पूरी कंट्री है वो उसका पार्ट थी। वेस्ट बंगाल तो था ही था बंगाल, बिहार, झारखंड, असम, 500 उड़ीसा। सोचो, पूरा बिहार, पूरा झारखंड, असम, 500 उड़ीसा, बांग्लादेश, कितना बड़ा था हमारा बंगाल। कर्जन ने बोला मैं बंगाल का पार्टीशन कर रहा हूँ, ठीक है, ऑन द प्री टेक्स्ट। क्या कह के कहा कि मैं पार्टीशन कर रहा हूँ, इतना बड़ा है कि इसको मैनेज नहीं करना कंधे परिणाम से, ये अनमैनेजेबल है एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस की। सो लॉर्ड कर्जन डिवाइडेड वांट टू डिवाइड बंगाल एंड बाय सेइंग दैट इट इज अनमैनेजेबल for administrative purpose. It is quite difficult to manage the huge territory. That is why I am dividing it. This was given by whom? Curzon. कर्जन 1905 में बंगाल को डिवाइड कर रहा है और क्या कह रहा है? ये अनमैनेजेबल है, इसको एडमिनिस्टर इतनी बड़ी टेरिटरी को नहीं कर सकते, इसलिए हम इसका पार्टीशन करें। द पार्टीशन हाउएवर वाज बेस्ड ऑन रिलीजन। पर पीछे बैक एंड पे तो ये रिलीजन के बेसिस पे अलग कर रहा था किसको? लोगों को। इट सेपरेटेड असम एंड मुस्लिम मेजोरिटी ईस्ट बंगाल। इसने असम को और ईस्ट में जो मुस्लिम मेजोरिटी बंगाल था, जो आज का बांग्लादेश है, उसको अलग कर दिया। और जो रिमेनिंग पार्ट थे प्रेसिडेंसी, उसमें हिंदू मेजोरिटी थी, उनको अलग कर दिया। ये अटेम्प्ट था बंगालीज की यूनिटी को तोड़ने का, ठीक है। दिस अटेम्प्ट टू डिस्ट्रॉय द यूनिटी ऑफ बंगालीज स्पार्क द एंटी पार्टीशन मूवमेंट। अब अच्छा, सबको समझ में आ रहा था कि भाई इनका कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप की बात नहीं है, ये तो हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी को दूर कर रहे हैं, बंगालीज की यूनिट को तोड़ना चाह रहे हैं। इससे पूरी एंटी पार्टीशन मूवमेंट बढ़ गई, ठीक है। बड़े बड़े प्रोसेशन, रैलियां निकलने लगी, लोग गाना गा रहे हैं, वंदे मातरम सुजलम सुफलम, जो गाना है ना हमारा, जो आज नेशनल एंथम नहीं, नेशनल सॉन्ग है। नेशनल एंथम क्या है? जन गण मन अधिनायक क्या है? हमारा नेशनल एंथम है, नेशनल सॉन्ग। वंदे मातरम गा रहे हैं लोग, प्रोटेस्ट कर रहे हैं।
जितने भी प्रोटेस्टर हैं जिनको अंग्रेजों का पीछे का बैक एंड का प्लान समझ में आ गया, वो एक दूसरे को राखी बांध रहे हैं, ब्रदरहुड की फीलिंग बढ़ रही है। इसी टाइम में रविंद्रनाथ टैगोर ने एक सॉन्ग कंपोज किया जो है अमर सोनार बंगला। अमर सोनार बंगला, ये आगे जाके बांग्लादेश का नेशनल एंथम बना। क्या बच्चा? रविंद्रनाथ टैगोर ने इसी टाइम में एक गाना कंपोज किया अमर सोनार बंगला, ये बाद में जाके बांग्लादेश का नेशनल एंथम बन गया, अभी भी नेशनल एंथम है। ये जो एंटी पार्टीशन मूवमेंट थी ये पूरे इंडिया में धीरे धीरे करके फैल गई। बात समझ में आई? लॉर्ड कर्जन ने बांग्लादेश को डिवाइड कर दिया हिंदू और मुस्लिम के चक्कर में। अब लोग बहुत गुस्सा हो गए। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमर सोनार बंगला लिख दिया, वंदे मातरम गा रहे हैं लोग, एंटी पार्टीशन मूवमेंट बढ़ गई है। अब ये आंध्र प्रदेश तक पहुंच गई और जहां पर उसको क्या बोला, वंदे मातरम मूवमेंट। ठीक है, अब नए टाइप का एगिटेशन हम लोग देखेंगे। जो एक्सट्रीमिस्ट थे उन्होंने बायकॉट किया किसको? ब्रिटिश गुड्स को, और अडॉप्ट किया किसको? स्वदेशी को।